गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी की क्लास में आज आपका टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो चूंकि उत्तर भारत का जो संपूर्ण भारत है उसके उत्तर में आता है, इसलिए इसे उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है ये भी देखना होगा। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश जो है उसका क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें जितना एरिया ये कवर कर रहा है तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे नंबर पर आता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो पहले नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, दूसरे नंबर पर एमपी मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में। अब ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो कि ज्यादा एरिया या क्षेत्रफल को कवर करते हैं। तो उसमें 3 जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनके पास सबसे ज्यादा क्षेत्रफल या एरिया है, जिसमें सोनभद्र, हरदोई और लखीमपुर खीरी है। ये 3 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करते हैं या जिनके पास सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। अब सबसे कम क्षेत्रफल वाले कौन से एरिया हैं? तो वो है सबसे अधिक वाले कौन कौन से हैं? सोनभद्र, हरदोई और लखीमपुर खीरी। और अब सबसे कम वाले जानते हैं कौन कौन से जिले हैं? ये है आपके हापुड़, गाजियाबाद, और संत रविदास नगर। संत रविदास नगर का जब नाम चेंज नहीं हुआ था तो इसे भदोही के नाम से जाना जाता था। तो ये 3 जिले हैं, हापुड़, गाजियाबाद और संत रविदास नगर। ये सबसे कम एरिया वाले क्षेत्र हैं जहां पे सबसे कम क्षेत्रफल इनके पास है। अब उत्तर प्रदेश के दिशा के हिसाब से कौन कौन से जिले जो है कहाँ कहाँ आते हैं इसे देखते हैं। क्योंकि भौगोलिक स्थिति और विस्तार पढ़ रहे हैं तो इन सब के विषय में जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसको इस तरीके से देखते हैं। ये बन गया हमारे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम का सिंह। अब इसमें उत्तर में जो है सहारनपुर, ठीक है। दक्षिण में सोनभद्र, पश्चिम में शामली, और पूरब में बलिया। ये दिशा के हिसाब से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो है वो उसमें आने वाले एरिया है, जिले हैं। उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पश्चिम में शामली और पूरब में बलिया। इस तरीके से ये दिशाओं के हिसाब से जिले आते हैं। इसके बाद यदि हम पूरब से पश्चिम की तरफ चलें इस तरीके से, ये वाली लाइन, तो उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की लंबाई जो है
पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर है। अपनी बुक, कॉपी, किताब, पेंसिल रख के बैठो, नोट करते जाओ इसे। अगर नेट प्रॉब्लम के कारण दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मेरी वॉइस पर फोकस करो, जो हम क्योंकि जो लिख रहे हैं वो बोल भी रहे हैं। ठीक है, तो लंबाई के हिसाब से कितना है? 650 किलोमीटर। और इस तरीके से चौड़ाई के हिसाब से अगर देखें तो ये 240 किलोमीटर। ठीक है, अगर पूरा पश्चिम लंबाई के हिसाब से देखें तो यूपी जो है वो 640 किलोमीटर है, और चौड़ाई के हिसाब से उत्तर से दक्षिण जो है वो 240 किलोमीटर है। अब एक बात इसमें जानने वाली है कि जो उत्तर प्रदेश है उसका जो आज वर्तमान स्वरूप हमारे पास सामने है, तो क्या वो हमेशा से ही ऐसा था? नहीं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। 9 नवंबर सन 2000 को जब 13 पर्वतीय क्षेत्रों को काट कर यूपी से अलग कर दिया गया, तो एक नया प्रदेश बन गया उत्तरांचल, जिसे आज हम उत्तराखंड भी कहते हैं। ठीक है, तो जो वो स्वरूप जब हमारे सामने आया, तो आज का जो स्वरूप था वो 13 पर्वतीय जिलों को काटकर वो वर्तमान स्वरूप है। डेट नोट कर लीजिए इसकी कि कौन से सन में ये यूपी का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप हमारे समक्ष आया और कौन से सन में जो है वो उत्तरांचल बना। तो 9 नवंबर सन 2000। ठीक है, ये आपका सन था जब 13 पर्वतीय क्षेत्रों को काटकर उत्तरांचल बना और यूपी का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। अब जो है देखते हैं कि उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक रूप से 3 भागों में हम बांट सकते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से कितने रूपों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। ओके, देखिए उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा रूप है? भावर या तराई का क्षेत्र। नंबर 1 है भावर या तराई क्षेत्र। ठीक है, पहला कौन सा भाग है इसका? इसको विभाजित करने पे 3 भागों में, पहला है भावर या तराई का क्षेत्र, दूसरा है हमारा गंगा यमुना का मैदानी भाग, इसको मध्य का मैदानी भाग भी कहते हैं, या मध्य का, दोनों नाम हो सकते हैं इसके। ठीक है, दूसरा विभाजन जो है हमारा गंगा यमुना का मैदानी भाग या फिर मध्य का मैदानी भाग। तीसरा है विभाजन दक्षिण का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, 3 विभाजन हो गए, 3 तरीके से प्राकृतिक रूप से हमने बांट दिया है। कौन कौन सा बांटा है, कैसे? सबसे पहले भावर या तराई का क्षेत्र, दूसरा है हमारा गंगा यमुना का मैदानी भाग या फिर इसको मध्य का मैदानी भाग भी कह सकते हैं, और तीसरा है दक्षिण का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र। तो सबसे पहले डिटेल करने के लिए लेते हैं
ये वाला भावर का तराई क्षेत्र, ठीक है। अब जानते हैं कि भावर का तराई क्षेत्र क्या है। देखिए वैसे तो 13, एक बार ध्यान दीजिए कि 13 पर्वतीय जिलों को काटकर जब यूपी से अलग कर दिया गया तो भावर का जो क्षेत्र था वो भी पर्वतीय भागों में चला गया, पूरे उत्तर का जो ऊपर क्षेत्र था वो चला गया। लेकिन आपको भावर का क्षेत्र क्या होता है ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक भावर के क्षेत्र को क्लियर नहीं करेंगे तब तक जो है तराई का क्षेत्र भी समझ में नहीं आएगा। तो देख लेते हैं पहले कि भावर का क्षेत्र क्या है। तो उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी भाग में ऊपर की साइड जितना भी क्षेत्र है, कहां से लेके कहां तक, सहारनपुर से और कुशीनगर, ठीक है। ये जो है उत्तर का जो एरिया है, उत्तर होता है ऊपर का जितना भी एरिया है, जितनी भी तराई वो भावर वाली पट्टी है वो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक जो फैली हुई है, अब जो पर्वतीय क्षेत्रों में चली गई है उसको हम भावर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। अब भावर का क्षेत्र जो है इसकी जितनी भी भूमि होती है वो ऊबड़ खाबड़ होती है, समतल नहीं है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ उजाड़ सी इसकी भूमि होती है, ऊबड़ खाबड़ भूमि है जितनी भी भावर क्षेत्र की भूमि होती है। तो ये भावर होता है जो कि उत्तर में सहारनपुर से लेकर और कुशीनगर तक विस्तृत है, उत्तर वाला क्षेत्र। और जमीन कैसी है, भूमि कैसी है यहाँ की, बहुत ऊबड़ खाबड़ उजाड़ सी, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र की भूमि है क्योंकि। फिर हम लेंगे ये वाला भावर का बता दिया है, अब लेंगे तराई वाला क्षेत्र क्या है। तो तराई वाला क्षेत्र वो होता है जो भावर के क्षेत्र में, उत्तर में भावर क्षेत्र आ गया और नीचे की साइड दक्षिण हो जाएगा ना, तो भावर के दक्षिण में नीचे की साइड जितना भी फैलाव है एरिया वही रहेगा सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक का, ठीक है। तराई का क्षेत्र भी यहीं तक फैला हुआ है, बस अंतर इतना है कि भावर उत्तर के भाग में फैला हुआ है और जो तराई का क्षेत्र है वो दक्षिण मतलब उत्तर के नीचे वाला पूरा एरिया सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक का कवर करता है। अब तराई का क्षेत्र जो है वो उसकी भूमि कैसी है, समतल है, एक जैसी समतल भूमि है, पर्वतीय क्षेत्रों की तरह या भावर की तरह उबड़ खाबड़ नहीं है, समतल है और यहाँ पे नमी बहुत ज्यादा पाई जाती है तराई के क्षेत्र में। अब इस जो तराई का क्षेत्र है इसके मैदान, इसका जो निर्माण है इसकी भूमि का वो कैसे हुआ है, तो जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं ना उससे ये भूमि निर्मित है। अब आप पूछेंगे कि अवसाद क्या होता है, ठीक है। तो अवसाद आपके रोड़ी हुई, कंकड़ हुए, पत्थर हुए छोटे छोटे, और बालू हुई, रेत हुई, बजरी हुई, ये सब जो है अवसाद का रूप कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैदान है तराई का क्षेत्र का जो भाग है वो उसकी भूमि जो है इन्हीं अवसादों से मिलकर बनी है, क्योंकि नदियां जब बाढ़ के समय में आती हैं और अपने साथ जो अवसाद लेकर आती हैं ये, तो वो यहाँ पे बिछा के फिर वापस लौट जाती हैं बाढ़ के बाद, ठीक है। तो उससे इस क्षेत्र का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में नमी बहुत ज्यादा पाई जाती है और नमी आप जैसा जानते हैं कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं रहती है। तो यहाँ का जो जलवायु है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा लाभप्रद नहीं है, क्योंकि वर्षा अधिक होती है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए तो नमी बनी रहती है। वर्षा अधिक होती है तो वनस्पति भी उसी प्रकार की होगी, जैसे कि आपके साल हो गए, सेलम हो गए, साखू हो गए, इस तरीके के जो वृक्ष है वो पाए जाते हैं इसमें। और फसलें भी ऐसी होती हैं जिसे कि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे आपका धान, गन्ना, तो इस तरीके की फसलें जो है हमारे तराई के क्षेत्र में होती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर आगे हमारा दूसरा वाला पॉइंट आता है, भावर और तराई के क्षेत्र के बाद कौन सा आएगा, गंगा यमुना का मैदानी भाग। दूसरा है गंगा यमुना का मैदानी भाग।
इसे जैसा कि हमने बताया था मध्य का मैदानी भाग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्लियर करेंगे कि गंगा यमुना का मैदानी भाग क्या है। सबसे पहले ये स्थित कहाँ पर है। तो गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है वो जो है आपका जो हमने पहले बताया ना तराई का क्षेत्र, भाबर का क्षेत्र, उसके नीचे है। ठीक है, दक्षिण में। और इससे के बाद जो पॉइंट बताएंगे दक्षिण का पठारी भाग उसके ऊपर है उत्तर में, तो दोनों के बीच में है, इसलिए इसको मध्य का मैदानी भाग कहते हैं। बीच में स्थित है दोनों भागों के, इसलिए मध्य का मैदानी भाग है ये। तो इसको मध्य का मैदानी भाग तो कहते हैं। दूसरा इसको एक नाम और दिया जाता है गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं इसे। दोआब का मीनिंग क्या है? दोआब का मीनिंग है जहां पर दो नदियों का संगम या पानी मिलता है। दो नदियां गंगा यमुना, दो आब, दो मतलब दो आब माने पानी। तो ठीक है, दो नदियों का जहां पे संगम या पानी मिल रहा है तो वो दोआब का भाग होता है। तो इस तरीके से इसकी स्थिति और क्यों कहा जाता है इसे ये हमने बताया आपको। अब जो है इसका निर्माण कैसे होता है इस क्षेत्र का, इस बात को जानेंगे। तो गंगा यमुना की जो सहायक नदियां होती हैं कौन कौन सी हैं, देखिए देख लो आप। एक है गंगा यमुना की ताप्ती, शारदा, गंडक, रामगंगा, घाघरा। ठीक है, ये जो है वो गंगा यमुना की सहायक नदियां हैं। आप बुक में देख लेना, एक आध और रह गई हो तो देख लेना उसे कौन सी है। तो मेन ये नदियां हैं गंगा यमुना की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियां कहलाती हैं, इसमें यमुना भी आ जाती है। ठीक है, तो गंगा की ये जो सारी सहायक नदियां हैं यमुना से लेकर ये जो हमने सब बताई, ताप्ती, शारदा, गंडक, रामगंगा और घाघरा, ये सब मिलकर जिस मिट्टी को, कौन सी मिट्टी होती है वो? काप मिट्टी। काप, चंद्र की बिंदी है ऊपर, काप मिट्टी। तो ये सब जो नदियां मिलकर है काप मिट्टी को अपने साथ जब बहाकर लाती हैं तो उससे और वापस लौट जाती हैं और वहां पे वो मिट्टी छोड़ जाती हैं, तो उससे जिस मैदान का निर्माण होता है वो ये गंगा का बालू, रेत और तरह तरीके के मटेरियल जो होते हैं बारीक कणों के रूप में वो लेकर आती हैं। तो वो क्या होते हैं? बहुत उपजाऊ होते हैं, बहुत उर्वरक होते हैं, खेती के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं वो। तो बाढ़ के समय वो मिट्टी लेके आई अपने साथ और वहीं पे छोड़ दी उन्होंने और वापस बाढ़ का पानी लौट गया। तो वो मिट्टी जो होती है तल छट भी कहते हैं इसको, निक्षेपण भी कहते हैं, मतलब छोड़ी गई मिट्टी, और काप मिट्टी भी कहते हैं। तो इस तरीके से उस मिट्टी से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो कैसा होगा क्षेत्र? बहुत ही उपजाऊ है, बहुत ही उर्वरक है, कृषि के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब देखते हैं कि गंगा यमुना का मैदानी भाग जो है काप मिट्टी लाई गई है इसमें। तो काप मिट्टी के आधार पर काप मिट्टी की संरचना व गुण के आधार पर इस मैदानी भाग को दो भागों में बांटा गया है। ओके, देख लीजिए आप। काप मिट्टी की संरचना व गुण के आधार पर इस एरिया को या इस मैदानी भाग को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग हैं वो? नंबर एक है बांगर का क्षेत्र, बांगर का क्षेत्र, और दूसरा है खादर,
या कछाड़ क्षेत्र। तो काप मिट्टी की संरचना के आधार पर हमने दो भागों में बांटा है इस मैदानी भाग को। गंगा यमुना का जो मैदानी मध्य भाग है उसको दो भागों में बांटा है, एक तो बांगर का क्षेत्र और दूसरा है खादर या कछाड़ क्षेत्र। तो अब इन दोनों को भी डिटेल करते हैं। सबसे पहले लेते हैं बांगर का क्षेत्र क्या होता है। बांगर का क्षेत्र, तो बांगर का क्षेत्र वो होता है कि जब जैसा कि हमने आपको बताया कि नदियां बाढ़ के समय आई, अपने साथ मिट्टी लेकर आई और जो वहां पे छोड़कर चली गई, तो ये वाली खूबी यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पर ना तो नदियों का बाढ़ का पानी आता है बांगर क्षेत्र में, ना उसके साथ काप मिट्टी आती है, उपजाऊ मिट्टी आती है, और ना जो है यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी की बहुलता होती है। बरसों पुरानी प्राचीन काल में जो काप मिट्टी कभी कभार बाढ़ आई होगी तो यहाँ पे जो पड़ी हुई है उसी पे किसान खेती करते हैं, और खेती लगातार करने के कारण यहाँ की जो बांगर क्षेत्र की मिट्टी है वो बेकार हो चुकी है, पूरी तरीके से अनुपजाऊ हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ का क्षेत्र जो है खेती के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का पानी नदियों का नहीं आता है, उसके साथ काप मिट्टी नहीं आती है, उर्वरता नहीं है इस क्षेत्र में। तो बांगर का क्षेत्र वो होता है जहां पर उपजाऊ मिट्टी बाढ़ के साथ नहीं आ पाती है। ठीक है, अब डिटेल करते हैं खादर या कछाड़ क्षेत्र क्या है। तो खादर बिल्कुल बांगर का अपोजिट कर दीजिए, बिल्कुल विलोम। ठीक है क्या, हाँ, कि जो बाढ़ प्रतिवर्ष नदियां जो हैं बाढ़ आती है नदियों में, और बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष यहाँ पर आता है और यहाँ पे काप मिट्टी को अपने साथ लाई गई काप मिट्टी को, बालू को, रेत को यहाँ पे छोड़ता है, वापस चला जाता है। इस तरीके से क्या होता है, प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर काप मिट्टी की, बाढ़ के द्वारा लाई गई काप मिट्टी की परत दर परत जमती चली जाती है। तो यहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत उर्वरक होती है, बहुत उपजाऊ होती है, खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा उर्वरता होती है इस मिट्टी में, तो वो खादर का क्षेत्र कहलाता है। अब क्या है, खादर के क्षेत्र के बारे में एक और बात जानने वाली है कि खादर का क्षेत्र, जब वहां पर खादर के क्षेत्र में प्रतिवर्ष नदियां आ रही हैं, परत पे परत काप मिट्टी की चढ़ती चली जा रही है, लेकिन वहां पे कोई किसी भी प्रकार की खेती नहीं हो रही है, तो उससे क्या होता है कि काप मिट्टी की परत पे परत जमते चले जाने से पहाड़ जैसे बन जाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, बीहड़ कहलाने लगते हैं वो। और जब बीहड़ों का नाम आता है तो नेचुरली हमारे दिमाग में चंबल का नाम आता है, और चंबल के डकैतों का जो बीहड़ों में रहते थे वो फाइट आपकी बन जाते हैं, उसके अंदर वो रहने लगते हैं। अगर ऐसी भूमि पर खेती की जाए, अब तो वहां से चंबल से सारे बीहड़ वगैरह मतलब खत्म कर दिए गए हैं, सारे डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो वहां पे कोई नहीं है डकैत वगैरह, लेकिन अब वहां पे खेती हो रही है तो बहुत अच्छी खेती होती है, क्योंकि उस मिट्टी में उर्वरता ही इतनी अच्छी होती है कि नेचुरली जो खेती होगी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो कौन कौन सी फसलें इस क्षेत्र में प्रमुखता के साथ होती हैं, गंगा के मैदानी भाग में कौन कौन सी खेती की जा सकती है, कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, तो रबी की और खरीफ। ओके, तो कौन कौन सी खेती यहाँ पर प्रमुख रूप से की जा सकती है, रबी की और खरीफ की फसल यहाँ पर उगाई जाती है, उसके लिए ये मिट्टी बहुत ही अच्छी है। तो आशा करते हैं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि गंगा यमुना का मैदानी भाग या मध्य का मैदानी भाग क्या होता है। अब चलते हैं तीसरा जो है हमारा पॉइंट, तीसरा भाग जो है उसकी तरफ। कौन सा है तीसरा, हाँ, दक्षिण का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, ये है हमारा तीसरा भाग और अंतिम भाग। क्योंकि
ये कहाँ पर स्थित है? ये गंगा यमुना के मध्य का जो मैदान है उसके जस्ट नीचे दक्षिण में जो है ये पूरा मैदान पहाड़ी भाग फैला हुआ है दक्षिण का। स्थिति इसकी समझ में आ गई होगी कि मध्य मैदान के नीचे वाला भाग दक्षिण में। अब जो है ये चूंकि भारत का ये जो दक्षिण का पठार जो है वो भारत के उत्तर में फैला हुआ है, पूरा उत्तर में विस्तार कर रहा है ये, तो इसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से भी जानते हैं। आप नोट कर लेना इसे जो है बुंदेलखंड का पठार, इस नाम से भी जानते हैं। ये नाम भी दिया जाता है दक्षिण के पठार को, ठीक है। तो जरा ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। जिले देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर का गंगा के दक्षिण का भाग और सोनभद्र और चमोली के कुछ भाग जो हैं, चमोली नहीं, चंदौली के कुछ भाग इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो जिले हमने बता दिए हैं कि कौन कौन से होते हैं। अब इसकी हम ऊंचाई देख लेते हैं कि ऊंचाई कितनी होती है इसकी। ऊंचाई जो है इसकी 300 मीटर। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, ठीक है। लेकिन नाम क्या है? पठारी, जहां पे पठारी है, या पहाड़ी, जहां पे पहाड़ियां आ जाएंगी जहां पर पठारी भाग होगा वहां पे 300 मीटर की ऊंचाई होगी, लेकिन जहां पे पहाड़ियां आ जाएंगी वहां पर जो है 600 मीटर तक चली जाती है इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है। दक्षिण में जहां पे पहाड़ियां हैं वहां पर 600 किलोमीटर तक जाती है, वैसे इसकी 300 मीटर औसत ऊंचाई है। अब जो है कौन कौन से पहाड़ी क्षेत्र है दक्षिण के पठार में, इसे भी देख लो कि इसमें जो पहाड़ियां आती हैं वो हैं मिर्जापुर, सोनभद्र, सोनाकर और कैमूर की पहाड़ियां आती हैं। दक्षिण के पठार में पहाड़ियां हैं कैमूर की, मिर्जापुर, सोनभद्र और सोनाकर। और नदियां कौन कौन सी हैं दक्षिण के पठार में जो बहती हैं? वह है चंबल, बेतवा, केन, सोन और टॉस नदी। ये नदियां हैं प्रमुख दक्षिण के पठारी भाग की। अब बहुत से हमें पहाड़ी क्षेत्र भी है ना, जैसा कि नाम है इसका पहाड़ी भी क्षेत्र है, तो वहां पर भी नदियां मिलती हैं, नदियों के स्रोत मिलते हैं। कई नदियां ऐसी हैं जो पहाड़ों पर जल प्रपातों का निर्माण करती हैं, मतलब झरने भी मिलते हैं पहाड़ों पर, ठीक है। तो ये जो है नदियां, जो पहाड़ की जो नदियां होती हैं वो झरनों का भी निर्माण करती हैं। अब देखते हैं कि इसके ये जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है जलवायु की दृष्टि से। देखिए जलवायु की दृष्टि से बहुत ही शुष्क प्रदेश है ये है। वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ पर गर्मी भीषण पड़ती है, वर्षा बहुत कम होती है। लाल मिट्टी पाई जाती है जो खेती के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, कंकड़ीली, ठीक है, कंकड़ीली और उजाड़ इस तरीके की भूमि होती है यहाँ पे। तो जो है वर्षा भी नहीं हो रही, तो वनस्पति इस तरीके की होती है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, छोटा आकार रह जाता है पेड़ों का, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही तो अच्छे विकसित नहीं हो पाते हैं। और खेती में भी वो फसलें होती हैं जिनको पानी कम लगता है, जैसे आपका जौ हुआ, जौ, सरसों, गेहूं भी चल जाता है, यहाँ पे होता है आपका अरहर हो जाती है, अरहर, ठीक है, और ज्वार। ये खेती की फसलें यहाँ पे जौ, सरसों, गेहूं, अरहर और ज्वार। इस क्षेत्र में जो है इस तरीके की फसलें या इस तरीके की खेती की जाती है, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है, भीषण गर्मी पड़ती है, शुष्क जलवायु होती है। तो आज आपका जो है उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश में हमने भौगोलिक स्थिति और उसका विस्तार पढ़ाया है। इससे पहले प्रमुख नगर उत्तर प्रदेश के पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब आपका जो भी आगे का सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा वो कल चलेगा, ठीक।